हेलो। हाँ जी सर। नहीं सर, अभी तो मीटिंग में हूँ मैं, स्टार्टर सीएफ वाली। मतलब ड्राइव से? क्या किससे हो गया सर? पता नहीं, पूजा मैम भी मेरे से पूछ रही थी कि दिल्ली डेटा का उसका इसको नोएडा के बारे में भी मैसेज आया था मेरे को कि प्राइम में उनका डेटा कहाँ पे है, प्राइम से करते हैं किससे करते हैं। मैं तो आप। हाँ हाँ सर, अभी तो करा है, टीडीएस भी करी थी तब भी था सब कुछ। तुम्हें क्या ठंड लग रही है? कांप क्यों रहा है? कांप रहा है ना। नहीं, अभी नहीं जा रही है। बोल के ले रही है। कांप रहा है। कैसे ले रही है? दिल कांप रहा है। वो ग्लिच है यार, वो ग्लिच है। देखो वीडियो बंद हो गया। हेलो अंकित, हाउ आर यू? क्या हाल है भाई? मेरे को मैसेज आया कि पता नहीं क्या क्या बैठा हूँ, कैसे बैठा। अभी ऐसा लग रहा था होठ ऊपर नीचे हो रहे थे। अच्छा यार, इसका डिस्प्ले सही नहीं है ना। ये मनीष अपने वाला है। हाँ। मैच तो ये रील्स अभी तो नहीं हो रही ना मीटिंग स्टार्ट। हो रही है, 2 मिनट। जाओ वापस जाओ, वो काम पंची तो तुम्हें करना नहीं वैसे भी। टीका भी लगाया बैठा हूँ। मनीष भाई क्या हाल है? कल का है वो टीका। हैं? नहाया नहीं तो कल से सूख रहा है। अरे सैटरडे को लगता है टीका। मैं नहाया हूँ पागल, तभी तो टीका लगाया है दोबारा। अच्छा ठीक है। मनीष ओपन योर माइक। मनीष और मत करो तुम लोग मजे। ओपन योर माइक। टीका लगा के बैठा है भाई, पूजा कल कर का रही है है। ना। क्या हो गया भाई, टीका लगा दिया? घर में बैठा है, तो कौन सा क्लाइंट ले गया? तो वर्क फ्रॉम होगा उसका। अच्छा सही है तुम्हारा। 0 मार्क्स, पता है ना। मेरा बेटा तो हो जाओ, स्टार्ट हो रहा सेशन। म्यूट कर ले उसको। हाँ भी चलते हैं। पिछली बार क्या रहा है? हाँ बहुत लोग के 10 थे, मतलब मेरे पास 10 बहुत लोग के 10 थे। अच्छा
हमारे पास कोर्स का रिकॉर्डिंग का शो आज वाले में ना थोड़े से क्वेश्चन आज के टॉपिक के और थोड़े से क्वेश्चन पिछले वाले टॉपिक के। जो पिछला सप्लाई था ना, सप्लाई के अंदर 3 स्केड्यूल से रिलेटेड 12 क्वेश्चन है टोटल। एक क्वेश्चन नंबर आ रहा है, एक क्वेश्चन नंबर आ रहा है। तो स्टार्ट करें, सब रेडी हो? अच्छा चलो। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास तक हमने क्या किया था? लास्ट सेशन तक हमने ये किया था कि सप्लाई क्या होता है ना, और सप्लाई का हमने स्कोप पढ़ा। पढ़ने के लिए हमने शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3। अब मुझे ये बता दो कि शेड्यूल 1 क्या कहता है? अच्छा, अगर मेरे को जैसे सप्लाई का स्कोप समझना हो, कौन सा प्रोविजन है जीएसटी एक्ट का जो हम रेफर करते हैं? कौन सा सेक्शन है जो जीएसटी की मीनिंग और स्कोप बताता है? सेक्शन 7, ठीक है। और उसके साथ हम क्या पढ़ते हैं? 3 शेड्यूल्स पढ़ते हैं। 3 शेड्यूल 1, 2 एंड 3। शेड्यूल 1 किस चीज का था? डीम्ड सप्लाई का कि विदाउट कंसीडरेशन भी सप्लाई मानी जाएगी। शेड्यूल 2 क्लासिफिकेशन, सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विस। शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट, मतलब सप्लाई ही मानी नहीं जाएगी। अब हम आ रहे सेक्शन 8 के पास, 8 में, ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में सेक्शन 9। सेक्शन 9 इज द चार्जिंग सेक्शन। उससे पढ़ने से पहले हम सेक्शन 8 पढ़ रहे हैं। सेक्शन 8 क्या बताता है? सेक्शन 8 मीनिंग नहीं बताता कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई का। सेक्शन 2 के अंदर ही मीनिंग दे रखे है। किसके? कंपोजिट सप्लाई के और मिक्स सप्लाई के। तो हम सेक्शन 2 में कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई की डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। सेक्शन 8 क्या बताता है? टैक्सेबिलिटी बताता है। क्या बताता है? टैक्सेबिलिटी बताता है, मीनिंग नहीं बताता। तो ये बताएगा कि अगर कोई कंपोजिट सप्लाई है तो हम उसको किस तरीके की सप्लाई मान के कैसा रेट लगाएंगे। अगर मिक्स सप्लाई है तो हम किस तरीके का रेट लगाएंगे टैक्स। ओके, सो टैक्सेबिलिटी बता रहा है मतलब कि रेट बता रहा है, ओके, कि कौन सा लेकर चलना है। सो ये कहता है सेक्शन 8 के 2 क्लॉजेस हैं, एक क्लॉज ए है, एक क्लॉज बी है। ए बताता है कंपोजिट सप्लाई का ट्रीटमेंट, कि अगर कोई कंपोजिट सप्लाई है, ठीक है, और उसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा सप्लाई है, या तो वो दोनों गुड्स की हो सकती है, 2 या 2 से ज्यादा सर्विसेज हो सकती हैं, या कुछ गुड्स हो सकते हैं और साथ में सर्विसेज दी जा रही हैं। तो ऐसी अगर कंपोजिट सप्लाई प्रूव हो जाती है तो उसके अंदर हम जो प्रिंसिपल सप्लाई है, हम जो पूरी की पूरी सप्लाई है उसको कौन सी वाली मान के चलेंगे? प्रिंसिपल सप्लाई। तो कंपोजिट सप्लाई को हम प्रिंसिपल सप्लाई मान के चलेंगे और रेट कौन सा वाला लगेगा फिर? प्रिंसिपल सप्लाई वाला, ठीक है। कौन सा रेट लगेगा? प्रिंसिपल वाला। अगर सप्लाई प्रूव हो जाती है मिक्स सप्लाई, ठीक है, तो उसके अंदर भी 2 या 2 से ज्यादा सर्विसेज होंगी, तो उसके अंदर हम कौन सा वाला रेट लेकर चलेंगे? उस सप्लाई का जिसपे हाईएस्ट रेट लग रहा हो, जिसपे हाईएस्ट रेट लग रहा हो। फिर से मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, कंपोजिट सप्लाई पे कौन सा रेट लगेगा? प्रिंसिपल सप्लाई वाला रेट लगेगा। और मिक्स सप्लाई पे कौन सा वाला रेट लगेगा? जो उन सप्लाईज के अंदर हाईएस्ट होगा। तो आइए पढ़ते हैं अब कि ये क्या है। मैं कि ना चल नहीं रही आगे स्लाइड शेयर से। अच्छा, okay, now we have a meaning of composite supply as per section 2 clause 30. okay, 2 clause 30 कहता है सप्लाई, ये ऐसी सप्लाई है जो कि कौन कर रहा है? इट इज टू बी मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन। क्या कोई बता सकता है टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या है? जिसपे टैक्स लग सकता है, जो टैक्स, ऐसा इंसान जिसपे टैक्स, ऐसा सप्लायर जिसपे टैक्स लगने योग्य है जो। पर यहाँ पे टैक्सेबल पर्सन का डेफिनेशन एक्ट के अंदर, ओके, तो उसके अंदर कैसा है?
अगर कोई पर्सन रजिस्टर्ड है तब भी वो टैक्सेबल पर्सन है, अगर वो लायबल टू बी रजिस्टर्ड है तब भी वो टैक्सेबल पर्सन है। इसका मतलब अगर किसी ने जीएसटी में जीएसटी नंबर ले रखा है, रजिस्ट्रेशन करा रखी है, तो वो भी क्या है, टैक्सेबल पर्सन है। ठीक है, चाहे उसको रिक्वायरमेंट थी या नहीं थी। अब रिक्वायरमेंट के लिए हम आगे जाके चैप्टर पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के जो सेक्शन है, सेक्शन 22 से लेके 30 तक है। रजिस्ट्रेशन के जो सेक्शन है वो कहां से लेकर कहां तक है, सेक्शन 22 से लेके 30 तक है, किसके, रजिस्ट्रेशन के। तो उसमें जो सेक्शन 22 है और 24 है, बहुत ही ज्यादा अहमियत रखता है। सेक्शन 22 और 24 आपको कंसल्टेंसी देने में हेल्प करेगा। कैसे? 22 बताता है रजिस्ट्रेशन, 22 और 24 बताते हैं कि किस किस को रजिस्ट्रेशन लेनी है। 22 में टर्नओवर की लिमिट है, 22 में क्या है, एग्रीगेट टर्नओवर के हिसाब से हमें रजिस्ट्रेशन दिलानी पड़ती है। और 24 में क्या है, 24 में भी रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आती है, पर टर्नओवर के बेसिस पे नहीं। उसमें केस मेंशन है कि अगर वो केस है, अगर वो केसेस हैं जैसे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ठीक है, कोई एजेंट है, तो इन सबको क्या लेनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। तो सबसे पहले हम कौन सा सेक्शन पढ़ेंगे, जब 24 लगाएंगे, आपको कंसल्टेंसी देनी है, आप सबसे पहले 24 लगाओ। 24 में आपको केसेस दे रखे हैं, अगर आप 24 में कवर नहीं हो रहे तब आपको 22 में जाना है, अगर 22 में भी कवर नहीं हो रहे तो रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। और 23 में क्या है, 23 में आप रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी से बाहर हो जाते हो कि उन केसेस में आपको रजिस्ट्रेशन लेनी ही नहीं है। 25 क्या है, 25 बताएगा आपको प्रोसीजर। ठीक है, कि रजिस्ट्रेशन कितने टाइम पीरियड में लेनी है और कैसे लेनी है। ठीक है, सो टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या है, जो जिसने रजिस्ट्रेशन ले रखी है या नो 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 लेने, रजिस्ट्रेट, द वर्ड इज नॉट रजिस्ट्रेबल, इट इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड। So taxable person means a person who is registered or liable to be registered. Is registered means registered है। मान लो मेरा टर्न, ना तो मैं सेक्शन 24 में आ रहा था ना सेक्शन 22 में आ रहा था, पर मुझे आईटीसी बुक करना था, मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना था। ठीक है, उस केस में मैं वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लूंगा, वॉलंटरी लूंगा तो मैं तब भी रजिस्टर्ड हूँ। या फिर मेरा टर्नओवर 50 लाख का था तब भी रजिस्ट्रेशन लेनी थी। तो चाहे मैं रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल था या नहीं था, अगर मैं रजिस्टर्ड हूं तो मैं क्या कहलाऊंगा, टैक्सेबल पर्सन। दूसरा केस क्या है, लायबल टू बी रजिस्टर्ड। मान लो मेरा टर्नओवर था 80 लाख, लायबल टू बी रजिस्टर्ड। अब ऐसा हो सकता है या तो रजिस्ट्रेशन लूंगा या नहीं लूंगा, लॉ फॉलो करूंगा या नहीं करूंगा। यहाँ पे मैं लायबल टू बी रजिस्टर्ड हूँ। ठीक है, चाहे मैं रजिस्ट्रेशन लूं या ना लूं, मैं टैक्सेबल पर्सन कहलाऊंगा। तो अब क्या क्या कवर हो जाता है, कोई इंसान है, इसके अंदर 4 केसेस कवर हो जाते हैं। इसके अंदर कोई इंसान रजिस्टर्ड, रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल था, रजिस्ट्रेशन ले रखी है, कवर हो जाएगा। कोई इंसान रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल था, रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखी, तब भी कवर हो जाएगा। कोई इंसान रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं था, रजिस्ट्रेशन ले रखी है, तब भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इज, ये तो था टैक्सेबल पर्सन। नाउ कम टू द डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट सप्लाई। ये वो कंपोजिट सप्लाई का मतलब है जहां पर 2 या 2 से ज्यादा सप्लाई की जा रही है, चाहे वो गुड्स की है चाहे वो सर्विसेज की है, या तो सारी सर्विसेज हो सकती है या सारी गुड्स हो सकती है या फिर कॉम्बी मिक्सचर हो सकता है। ठीक है, बट फर्स्ट कंडीशन इज देयर शुड बी 2 और मोर सप्लाईज। फर्स्ट कंडीशन इज 2 or more supplies. And the second condition is very crucial. They should be naturally bundled. They should be naturally bundled. और वो जो सप्लाई की जाती है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जनरली बिजनेस के दौरान, हर बिजनेस प्रैक्टिस के अंदर उन दोनों को एक साथ ही सप्लाई किया जाता है, अलग अलग सप्लाई नहीं किया जाता। नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस के अंदर उनको एक साथ ही अगर सप्लाई किया जा रहा है तो हम उसको बोलते हैं नेचुरली बंडल्ड। थर्ड कंडीशन इज कि उनमें सिर्फ एक सप्लाई क्या होनी चाहिए, प्रिंसिपल सप्लाई होनी चाहिए। तो देयर आर 3 कंडीशंस टू बिकम अ कंपोजिट सप्लाई। वन इज
2 और मोर सप्लाई होनी चाहिए। दूसरा, जो बंडल होना चाहिए उनका, वो एक साथ इसलिए सप्लाई की जा रही है क्योंकि नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस ही ऐसी है, नेचुरली ऐसी है, अलग अलग सप्लाई किया नहीं जाता। तीसरा क्या है, सिर्फ उनमें एक चीज प्रिंसिपल होनी चाहिए। मेन सप्लाई कौन सी होनी चाहिए, प्रीडोमिनेंट कौन सी होनी चाहिए, सिर्फ एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सो अब बात करते हैं कि भाई प्रिंसिपल सप्लाई का मतलब क्या है। प्रिंसिपल सप्लाई का मतलब है वो सप्लाई जिसका करेक्टर प्रीडोमिनेंट है, मतलब सिर्फ जो वो पर्पस फुलफिल करेगी, ठीक है, वही मेन ऑब्जेक्टिव है कस्टमर का। रिसिपिएंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रिंसिपल सप्लाई लेना। ओके, बाकी सारी सप्लाई उस सप्लाई को इंजॉय करने में हेल्प करेगी, एंसिलियरी। ओके, फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ कि आप क्या कहते हैं, एयर ट्रेवल करते हैं। ओके, हम उसमें टिकट लेते हैं, हमारे पास चॉइस होती है कि हम खाना लें या ना लें। उसमें इंश्योरेंस भी होती है, ठीक है, उसमें आपका लगेज तो मिलता ही मिलता है, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपको क्या कहते हैं ट्रेवल ना करो पर प्लेन में बैठ के खाना खाओ? नहीं। कोई भी मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो, अगर हम एयर से ट्रेवल कर रहे हैं, इसमें कौन सा सप्लाई है, एक सप्लाई क्या है, ट्रेवल की, एयर ट्रेवल की। दूसरी क्या है, फूड की। तीसरी क्या है, इंश्योरेंस की। एंड फोर्थ वन इज लगेज। There are four different supplies, and there is a combination of 2 or more supplies. But which one is more predominant? Travel. Okay, क्योंकि कोई भी अपनी गुड्स की इंश्योरेंस या फिर क्या कहते हैं अपनी खुद की इंश्योरेंस या फिर खाना खाने या अपना सामान रखने के लिए प्लेन में नहीं बैठता। ओके, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ट्रेवल। सो द प्रिंसिपल सप्लाई हियर इज ट्रेवल। ओके, so other supply should be ancillary. What are the key conditions to become a composite supply? 2 or more supplies होनी चाहिए, naturally bundled होनी चाहिए, और सिर्फ एक ही क्या होनी चाहिए, प्रिंसिपल सप्लाई होनी चाहिए। सो अब बात आता है, ये जो नेचुरली बंडल्ड है, इसको कहीं पे भी डेफिनेशन में एक्सप्लेन नहीं किया गया, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने अपने बैकग्राउंड मटेरियल के अंदर कुछ 3-4 पैरामीटर्स बता दिए कि आप ये ध्यान रखो इसके बेसिस पर। तो मैं कहूंगा जैसे अकाउंटिंग एक आर्ट है, जब भी हम ट्रांजैक्शन एडवाइजरी वगैरह में सर के कंसल्टेंसी देते हैं तो हम अपना एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज, स्किल्स अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर भी कोई पर्टिकुलर सप्लाई है, हो सकता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन उसको कंपोजिट सप्लाई लेकर चल रहा हो और एक पर्सन उसको क्या लेकर चल रहा हो, मिक्स सप्लाई। तो यहाँ पर आपको अपना माइंड लगाना है, इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना है। तो कैसे डिटरमाइन करेंगे कि बंडल जो बन रहा है, मेन क्या कंपोनेंट है कंपोजिट में जो अलग बनाता है मिक्स से, दैट सप्लाई शुड बी नेचुरली बंडल। इफ दे आर नॉट नेचुरली बंडल, दे विल बिकम मिक्स सप्लाई, दे विल बिकम मिक्स सप्लाई। सो यहाँ पे सबसे पहला क्या है कि आपको ये देखना है कि जो नॉर्मल प्रैक्टिसेस और फ्रीक्वेंट प्रैक्टिसेस फॉलो की गई है, मतलब जो आप अभी सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, अभी जस्ट विद इन 1 मंथ, विद इन 2 मंथ उसी बिजनेस एरिया में, उस इंडस्ट्री में क्या प्रैक्टिस फॉलो की जाती है, वो क्या लेकर चलते हैं, क्या वो एक साथ सप्लाई करती है, क्या अलग अलग देते हैं, या फिर लंबे दौरान से चली आ रही प्रैक्टिस है कि ये सामान, ये सप्लाई एक साथ दी जाती है नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, परसेप्शन कस्टमर का, कस्टमर क्या चाहता है, ठीक है। अगर मान लो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर 10,000 कस्टमर है और उसमें मेजॉरिटी कस्टमर 95% कस्टमर अगर उन सप्लाईज को एक साथ ही लेते हैं या वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये चीजें एक साथ ही सप्लाई की जानी चाहिए, तो हम उसको क्या मानेंगे, ये नेचुरली बंडल्ड। ओके, एक्सेप्शन कैन बी देयर, बट हमें क्या देखना है, लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स क्या चाहते हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है। अगर वो चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट एक साथ ही मिलने चाहिए या वो सप्लाईज एक साथ ही मिलनी चाहिए, तो इसलिए हमारा क्या कहते हैं, जो अगर हम क्या कहते हैं एयरलाइन इंडस्ट्री में देखें तो लगेज और योर एयर ट्रेवल इज द नॉर्मल एक्सपेक्टेशन ऑफ ईच एंड एवरी पैसेंजर दैट दे शुड बी सप्लाइड इन कंजंक्शन विद ईच अदर। सो ऐसी अगर मैं बात करूं जो मोबाइल फोन है, हाँ मैं मानता हूं अब जो एप्पल ने अपने मोबाइल फोन के साथ जो चार्जर है वो अलग से देता है ना, पर अगर हम नॉर्मल प्रैक्टिस देखें किसी और
एप्पल को छोड़कर अगर हम किसी और इंडस्ट्री में देखें तो मोबाइल के साथ चार्जर सप्लाई किया जाता है, मोबाइल के साथ आपको बैटरी भी मिलती है उसके अंदर, ठीक है। ऐसी अगर मैं बात करूं कि अगर हम लैपटॉप खरीदने जा रहे हैं और उसके साथ अगर हमें प्रिंटर मिल रहा है फ्री में, तो मैं कहूंगा दे आर नॉट नेचुरली बंडल्ड, हर केस में ऐसा नहीं। चल सकते हैं आगे। अच्छा, हम एसी परचेज करने जाते हैं, एसी के साथ स्टेबलाइजर लेकर आते हैं, क्या वो नेचुरली बंडल्ड है या नहीं है? वो नेचुरली बंडल्ड नहीं है। पर अगर मैं एसी के साथ इंस्टॉलेशन की बात करूं तो वो भी तो नेचुरली बंडल्ड, वो नेचुरली बंडल्ड कहलाए। फिर दूसरा हमें क्या देखना है कि ये तो हमने कस्टमर का पर्सपेक्टिव देखा, एक क्राइटेरिया समझा कि नेचुरली बंडल्ड हो सकते हैं नहीं हो सकते। दूसरा हम क्या देखेंगे बताओ, कि अब सप्लायर्स का देखेंगे कि उस पर्टिकुलर एरिया में, इंडस्ट्री में मेजॉरिटी सप्लायर्स एक साथ देते हैं या फिर अलग अलग देते हैं, ठीक है। तो जितने भी अगर मैं एयरलाइंस की बात करूं वो एक साथ ही देते हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कोचिंग अकेडमीज की, सो दे प्रोवाइड देयर study material with the classes, okay, with the classes. So it is the suppliers behavior, okay, from which we can judge whether the supplies are naturally bundled or not. Next, third criteria is nature of various services. अब आपको क्या देखना है, जो सर्विसेज है, अगर आप ये दो चीजें नहीं लगा पा रहे तो आपको क्या देखना है कि वो जो दो या दो से ज्यादा, ये अब किसके लिए लगेगा बताओ, सर्विसेज के लिए। अगर आपकी जो सर्विसेज हैं उनमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी प्रीडोमिनेंट है, और जो बाकी सारी है उनको आपको ऐसे देखना है क्या ये बाकी सारी जो मेन वाली है उसको बेटर एंजॉय करने में हेल्प करती है या नहीं करती, whether they are complementary to that or not, okay. So the third criteria is that one should be principal main supply and other should be ancillary, and those ancillary services should ensure that if they are added to that main supply then they will make the enjoyment of the predominant supply better, okay. So जैसे अगर मैं बात करूं कि क्या कहते हैं होटल इंडस्ट्री की, तो होटल इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है कि अगर आप रूम बुक कराते हैं अपना होटल के अंदर तो उसके साथ आपको खाना भी मिलता है, तो वो बता देते हैं। अगर आप जैसे 12 घंटे का लोगे, आप रात को एंट्री करते हो, मान लो 11 बजे 12 बजे या 12 बजे के बाद रात को एंटर करते हो, तो होटल इंडस्ट्री में क्या होता है, जो आपको रूम दिया जाता है, अगर आपने सुबह 12 AM एग्जिट लेना है, ठीक है, चेकआउट करना है, तो मान लो किराया है 3000 रुपए, टैरिफ कितना है 3000 रुपए, तो वो आपको बता देंगे कि सर इसमें आपका ब्रेकफास्ट क्या होगा, बुफे, ब्रेकफास्ट वाला बुफे आपका क्या होगा, फ्री होगा, ठीक है, आपका लंच और डिनर नहीं होगा। तो जनरली इसके अंदर जो खाना वो जो प्रोवाइड कर रहे हैं साथ में, या अगर आप रूम देखोगे रूम के अंदर और भी चीजें होती हैं, जैसे वो क्या करते हैं कुछ कॉफी के पाउचेस रख देते हैं, गर्म पानी का इक्विपमेंट रख देते हैं, जार रख देते हैं, और साथ में वो क्या कहते हैं आपको मिल्क के पाउचेस भी प्रोवाइड कर देते हैं, है ना। तो ये सारी सेवाएं भी वो प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। सो ये क्या कर रही है, ये सारी चीजें क्या करती हैं, ये आपको जो होटल में आप रह रहे हो, अकोमोडेशन सर्विस ले रहे हो, उसकी एंजॉयमेंट को बेटर बना रहे हो, ओके। नेक्स्ट इज, जैसे हम अगर मान लो अगर आप ये वोल्वो बस से अगर आप ट्रेवल करते हो तो इसमें आपको आजकल पानी भी प्रोवाइड किया जाता है साथ में, ठीक है। तो वो जो पानी प्रोवाइड कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो आपकी वो जो आप ट्रेवल कर रहे हो बस के थ्रू, उसकी उस सर्विसेज की एंजॉयमेंट को बेटर बनाता है, ओके। सो अब ये तीन क्राइटेरिया देख लिए हमने, कौन कौन से बताओ। कस्टमर की एक्सपेक्टेशन, कस्टमर चाहता है कि एक साथ होना चाहिए ज्यादातर कस्टमर। दूसरा, क्या सप्लायर्स ऐसे ही करते हैं। तीसरा, कि जो दूसरी वाली सर्विसेज है वो बेटर कर रही है एंजॉयमेंट को। अब कुछ और अदर इंडिकेटर्स हैं जो कि आईसीआई ने बताए हैं, क्या क्या, कि जब एडवर्टीजमेंट होती है ना प्रोडक्ट्स की, बंडल की, तो वो एज अ पैकेज ही दिखाया जाता है, वो एज अ पैकेज ही बेचा जाता है। दूसरा, कि जब उनको बेचा जाता है तो सेपरेटली बेचा जाता ही नहीं, सेपरेटली बेचा जाता ही नहीं है। फिर और क्या है कि अगर एक को रिमूव कर देंगे तो दूसरा काम
करेगा ही, दूसरा परफॉर्म करेगा ही। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं स्कूटी की, तो स्कूटी में आपको क्या कहते हैं, बैटरी दी जाती है डिटैचेबल, है ना। स्कूटी की मान लो बॉडी है जो पूरी की पूरी, उसका रेट अलग है, और जो उसके अंदर डिटैचेबल बैटरी है, वो अगर मैं बैटरी ना दूं तो वो क्या काम करेगी, चार्जर के बिना काम करेगी नहीं। नेक्स्ट इज, सो दीज आर दी एग्जांपल्स। पोशाक, अच्छा आप ना सॉल्यूशन मत देखना इसका, खुद सोच के आंसर देना, मैंने नीचे सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है। पोशाक मैन्युफैक्चरर्स एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद चीकू लिमिटेड फॉर सप्लाई ऑफ रेडीमेड शर्ट्स पैक्ड इन डिजाइनर बॉक्स। एक मिनट, ये मेरे को दिख नहीं रहा है, एक मिनट। Yeah. Poshak manufacturers entered into a contract with Chiku Limited for supply of ready-made shirts packed in designer box at Chiku Limited's outlet. Further, Poshak manufacturers would also get them insured during the transit. Yeah, whether it is a composite or not, it is a composite because सिर्फ आप इंश्योरेंस नहीं बेच सकते, ठीक है। इस यहाँ मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, गारमेंट, ओके। So it is a composite supply. So इसलिए आपको एक ध्यान रखना है कि आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं उनके केस में अगर वो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का पैसा चार्ज कर रहे हैं और वो अलग से नहीं चार्ज कर रहे, अलग से चार्ज नहीं कर रहे, तो उनको आपको बताना है कि उनको जीएसटी का रेट वही लगाना है जो मेन सप्लाई का रेट है, ओके, जो मेन गुड्स का रेट है, ओके। अगर वो इंश्योरेंस वगैरह भी इंक्लूडेड है उसके अंदर तो पूरी वैल्यू पर कौन सा रेट लगेगा, प्रिंसिपल सप्लाई। प्रिंसिपल सप्लाई क्या हो, हाँ, फिर तो आपकी मेन सप्लाई। आपको रूल क्या लगाना है, अभी हमने सेक्शन 8 पढ़ा, क्या हमें पहले देखना है कि कंपोजिट सप्लाई, अगर आपने कंपोजिट सप्लाई प्रूव कर दी तो उस केस के अंदर अगर आप कोई गुड्स बेच रहे हो उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी है, कस्टमर को ट्रांसपोर्टेशन भी दे रहे हो, तो उस पे आपका नहीं लगेगा, क्योंकि हम रेट कौन सा लेके चल रहे हैं, सेक्शन 8 क्या बोलते हैं, सेक्शन 8 का क्लॉज है क्या बोलते हैं कि रेट लगाने के लिए हम पूरी की पूरी सप्लाई को कौन सी मान के चलेंगे, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अगर एग्जेम्प्ट है तो एग्जेम्प्ट कर जाएगा, तो नो जीएसटी, ओके। नेक्स्ट इज, एक और एग्जांपल है, व्हेन अ कंज्यूमर बायज अ टेलीविजन सेट एंड ही आल्सो गेट्स मैंडेटरी वारंटी एंड अ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट विद द टीवी, दिस सप्लाई इज अ कंपोजिट सप्लाई। देखो ऐसा होता है ना, मोबाइल फोन वगैरह अगर लेने जाते हो शॉप पे, वो क्या करते हैं जनरली, आपको बोलते हैं आप इसमें 1 साल की वारंटी है, अगर आप वारंटी एक्सटेंड कराना चाहते हो 1 या 2 साल की, आपको 10% देना पड़ेगा, ये रेट चल रहा है ना वारंटी का, कि आप 10% दे दो, आपकी वारंटी कितने साल की हो जाएगी, 3 साल की हो जाएगी, है ना। तो उस जो वारंटी पे है, उस वारंटी पे भी कौन सा रेट लगेगा, जो मोबाइल का रेट है, कंपोजिट है। आप वारंटी खरीद सकते हो, मोबाइल किसी और से खरीदो, वारंटी किसी और से खरीदो, नहीं होता, जनरली नहीं होता, और वो आपको 1 हफ्ते का टाइम ही देते हैं कि अगर आपने 1 हफ्ते के अंदर खरीदनी है वारंटी तो आ जाना। नहीं ऐसा इंश्योरेंस तो उसका हो जाता है कि अगर जैसे आप वो एक अलग कॉन्ट्रैक्ट है, पर आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं ये कह रहा हूँ कोई दूसरा मोबाइल वेंडर दे देगा आपको वारंटी, फिर वो अलग अलग हो गया ना। फिर नहीं आप जनरली वो ये नहीं कहता कि वारंटी ले लो मोबाइल ना, हाँ ये चीज अलग है, जैसे हमने और मेन क्या है, वारंटी है मोबाइल, इसलिए कम हो गया है। हाँ, अगर वो लगा रहा है रेट अलग अलग तो गलत है, तो वो क्या कर रहा है, गलत, ठीक है। उसको कौन सा रेट लगाना चाहिए, जो मोबाइल का रेट होगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जनरली वारंटी बेची जाती है, कहीं आपने देखा है दुकानों पे एडवर्टीजमेंट, यहाँ पे वारंटी बेची जाती है, वारंटी करा नहीं मिलेगी आपको जनरली। मैंने बोला था कि एक्सेप्शन हो सकती है, हमें क्या लेके चलना है, लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, लार्ज नंबर ऑफ सप्लायर्स का बिहेवियर क्या है, तो वो आपको बताता है बिजनेस प्रैक्टिस, ओके। अगर मैं ऐसे बोलूं नॉर्मल आर्टिकलशिप में प्रैक्टिस क्या चलती है, कोई भी प्रिंसिपल अपने एम्प्लॉइज का भला नहीं करता, जो ट्रेनिंग तुम्हें मिल रही है ना वो एक्सेप्शन है, बल्कि मैं खुद सोचता हूँ कि मैं सर के अंडर आर्टिकलशिप यूज करूं, क्योंकि अगर तुम दूसरी सीए फर्म देखोगे ना तो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट ना खर्च करने के लिए 1 रुपया भी राजी नहीं है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन ही तो है कि ऐसे नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस नहीं होती,
Next is a travel ticket from Mumbai to Delhi may include service of food being served on board, free insurance and the use of airport lounge. तो यहाँ पे सारी की सारी क्या है, कंपोजिट है. यहाँ पे आप कौन सा रूल लगा के चल रहे हो? वो जो थर्ड मैंने आपको बताया था ना कि ये सारी की सारी तो मेन सर्विस को एंजॉय करने में हेल्प करती है. Next, so how you will determine the tax liability on composite supply? We have covered this. You will treat the whole supply as principal supply. Okay. So we have an example. Rati Computers supplies laptop worth rupees 52,000 along with laptop bag. ये तो आपने देखा होगा कि अगर मैं आपको जनरली बताता हूँ, आप क्रोमा पे जाओगे ना, क्रोमा से कभी भी लैपटॉप परचेज करना, क्रोमा आपको सेम कंपनी का बैग भी नहीं देगा. जनरली वो आपको बोल देता है कि 1000 रुपए तक हमारे पास ये बैग्स है. अब वो क्या करते हैं, जनरली मैं आपको उनकी प्रैक्टिस बताता हूँ. उनके पास बैग्स होते हैं 5-5 हजार रुपए के, ठीक है. और वो क्या करेंगे, 2 घटिया डिजाइन के बैग होंगे, एक लिनोवो का होगा और एक पे लिखा होगा HP. वो बिल्कुल बेसिक होगा ब्लैक. वो कह देते हैं कि सर अगर आप हमसे लैपटॉप लेते हो जो कि आपका 30,000 रुपए से अगर 1 लाख रुपए तक का है तो हम आपको 1000 रुपए का बैग देते हैं. कंपनी की पॉलिसी क्या देंगे, 1000 रुपए तक का बैग. तो उसमें आप कोई भी कंपनी का सिलेक्ट कर सकते हो, पर जब आप सिलेक्ट करने जाओगे आपको 1000 वाले पसंद नहीं आएंगे, है ना. सो आप क्या कर रहे हो, अगर आपने कोई भी बैग लिया, चाहे 1000 वाला लिया चाहे ज्यादा वाला लिया है, तो ये क्या कंपोजिट सप्लाई. जनरली ये ऐसी प्रैक्टिस है कि कंप्यूटर के साथ बैग दिया जाता है. सो इट विल बी अ कंपोजिट सप्लाई. हालांकि आप बैग बाहर से भी खरीद सकते हैं, है ना, पर जनरली दिया जाता है. सो रेट कौन सा लगेगा बताओ, टोटल कस्टमर से कितना चार्ज किया गया. अच्छा, यहाँ पर एक और बात याद रखना, अगर दोनों चीजें अलग अलग दिखा रहे हैं ना, दोनों चीजें अगर अलग अलग भी दिखाई जा रही है, पर अगर वो कंपोजिट सप्लाई बन जाती है तो रेट एक ही लगेगा. कभी ये मत कंफ्यूज होना कि 55,000 ही चार्ज कर रहा है टोटल, अलग से दिखा नहीं रहा. वो अलग से दिखाते हैं, हमेशा अलग से दिखाएंगे. वो क्रोमा हमेशा अलग से दिखाता है, ठीक है. तो रेट कौन सा लगेगा, कंपोजिट सप्लाई वाला. आप ये मत सोचना कि दोनों सप्लाई अलग अलग ही तो है, ठीक है. और वो बिलिंग भी अलग से नहीं कर सकता. वो ऐसे नहीं कर सकता कि लैपटॉप की बिलिंग अलग हो रही है और बैग की बिलिंग अलग हो रही है. तो सिंगल इनवॉइसिंग करनी पड़ेगी बिकॉज इट इज अ कंपोजिट सप्लाई. ओके. एक और सवाल मेरा, चलो मैं इसके बाद पूछूं, मिक्स समझाने के बाद पूछूं, ठीक है. ये समझ में आ गया. तो अगर मान लो लैपटॉप पे 28% है और लैपटॉप पे 18% है और बैग पे 28% है, तो रेट कौन सा लगेगा, 18 वाला. क्यों, because it is a rate of principal supply. Next, यहाँ पे CBIC ने क्लैरिफिकेशन दी है, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स ने 3 चीजों पे क्या दी है, क्लैरिफिकेशन दी है. ये आपको कंसीडर करना पड़ेगा. इन 3 इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी कि कंपोजिट सप्लाई होगी या फिर मिक्स सप्लाई होगी. तो पहला क्या है, अगर आप सप्लाई कर रहे हो किस चीज की, प्रिंटेड बुक्स, पैम्पलेट, ब्रोशर्स, एनवेलप एटसेट्रा, ठीक है, with design, logo, name, address or other content supplied by the recipient of such printed goods. आपको पता है, हम यहाँ पे अगर आप जाओगे, ये अपना कौन सा है, घंटाघर, अगर आप घंटाघर देखोगे यहाँ पे बहुत सारे पैम्पलेट्स वाले, बैनर बनाने वाले बैठे हैं, ठीक है. ये क्या करते हैं, इन पे कस्टमर आते हैं, कस्टमर बोलते हैं कि हमें ऐसे पैम्पलेट बनवाने हैं. या मान लो जैसे आपके सर ने क्या बोला कि भाई हम चार्टर सीएफओ क्या बनवाएंगे, ग्लास बनवाएंगे. तो सबके ग्लास या स्टेशनरी पे चार्टर सीएफओ छपा हुआ है, ठीक है. तो इन्होंने प्रिंटिंग करवाई, उनसे ऐसी पैम्पलेट्स बनवाए, मान लो किसी ने अपनी एडवर्टाइजमेंट वगैरह करने के लिए, तो उसको क्या मान के चलोगे आप, ठीक है. उसको सप्लाई ऑफ सर्विस मान के चलोगे, सप्लाई ऑफ गुड्स. मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर याद करो, शेड्यूल 2 में पढ़ाया था मैंने, क्या था शेड्यूल 2, क्लासिफिकेशन बताता था. उसमें एक आइटम थी जहां पे हमें पता चल जाता था कि ऐसी चीजें सप्लाई ऑफ सर्विस होती है. क्या था वो, ट्रीटमेंट परफॉर्म्ड ऑन द गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर पर्सन. ये लाइन थी ना, जॉब वर्क, ऐसा लिखा नहीं था कि ट्रीटमेंट परफॉर्म्ड ऑन द गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर पर्सन्स गुड्स
will be treated as supply of सर्विस। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, चांदी चौक के जो साड़ी वाले होते हैं वो क्या करते हैं, चांदी का जो काम, मतलब अगर उनको कुछ नई चीज का डिजाइन वगैरह बनवाना है तो वो वहाँ पे जो मुसलमान लोग बैठे हुए हैं बली मारण वगैरह के अंदर, वो वहां से काम करवा, या वो छोटे दुकानदारों को ये काम दे देते हैं। तो कपड़ा उनका होता है और काम कोई और करके देता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, 500 रुपए 500 रुपए क्या कहते हैं पर मीटर वाले कपड़े को 50,000 का बना देते हैं, वैल्यू एडिशन हो जाती है ना। अब आ जाओ यहाँ पे पढ़ते हैं, कहता है वेयर ओनली कंटेंट इज सप्लाइड बाय द पब्लिशर or the person who owns the usage rights to the intangible inputs, while physical inputs including paper used for printing the belongs to the printer supply। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो सामने वाला क्लाइंट है जो कह रहा है जी मेरे लिए ऐसे पैम्पलेट बना दो, उसने मटेरियल वगैरह दे दिया पर जो पेपर वगैरह वो नहीं दे रहा, तो उसको हम क्या मान के चलेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो मेन कंटेंट है, कंटेंट पे तो काम हो रहा है, कंटेंट किसका है, कंटेंट क्लाइंट का है, तो आप उसकी किसी चीज पे काम कर रहे हो ना। अगर आप पेपर अपना लगा भी रहे हो तो वो गुड्स, ऐसा नहीं किया ये सब्सटेंशियल है, गुड्स की कोई औकात नहीं, मेन तो कंटेंट की है ना, इसलिए हम उसको क्या मान के चलेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस मान के चलेंगे। डिजिटल सिग्नेचर सप्लाई ऑफ गुड्स, बिकॉज that device does not belong to the customer, and जो डिजिटल DSC है जो वो क्लाइंट को ना प्रोवाइड करता है, क्लाइंट को अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। मेन जो वो जो उसके अंदर जो कोडिंग है, जैसे उसके अंदर एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम चलता है, उसके अंदर कोडिंग होती है ना आपकी प्राइमरी की और सेकेंडरी की जनरेट होती है, तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर कौन दे रहा है, वो तो आपकी कहते हैं जो अथॉरिटीज है, सर्टिफाइंग अथॉरिटीज जो ये इशू करती है वो दे रही है ना, तो क्लाइंट को कुछ दे नहीं रहा, क्लाइंट को अपनी डिटेल्स दे रहा है बस। सो डिटेल्स की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। मेन डिजिटल सिग्नेचर में है क्या, दैट प्रोडक्ट, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स, ओके। पर इसको सप्लाई ऑफ सर्विस भी तो कहा जाता है। आप एक बात बताओ, अब यहाँ पे क्या होता है, अगर हम यहाँ पे कुछ और रेफरेंस ले कहीं और से, जैसे आप मुझे बताना कि एक मिनट में कुछ सोचने दो, हाँ अच्छा मान लो कोई DSC 5,000 का भी बनता है, दूसरी कैटेगरी का है ना, 5,000 का भी बनता है। अगर मैंने DSC 2 साल के लिए बनवाना तो 2 साल के लिए कितने चार्जेस आएंगे, 2,500 पर ईयर, 5,000 रुपए का। आप एक बात बताइए, एसेट है या नहीं, फिक्स एसेट कह सकता हूँ नहीं कह सकता। अब आप मुझे इसमें अकाउंटिंग बताना कि अकाउंटिंग कैसे करें। इसको मैं टेंजिबल एसेट दिखाऊं या इंटेंजिबल। अगर टेंजिबल दिखाऊंगा तो आज के हिसाब से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया, और इंटेंजिबल दिखाऊंगा तो क्या कहते हैं AS26 छोटी कंपनी के लिए, बड़ी कंपनी के लिए इंड AS 20 बन जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको फिक्स एसेट PPE दिखाता हूँ तो AS 10 लगेगा छोटी कंपनी के लिए, और बड़ी कंपनी के लिए इंड AS 16 लगेगा। आप मुझे बताओ इसको टेंजिबल दिखाऊं इंटेंजिबल, क्यों? बिल्कुल ठीक है। हमें क्या देखना है, देखो ये बात अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिखी है इंडियस के अंदर लिखी है कि आपको अगर किसी चीज को टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट में क्लासिफाई करना है तो आपको क्या देखना है। मान लो मैं आपसे विंडोज लेकर आया और विंडोज किसके अंदर है, CD के अंदर, तो विंडोज CD के अंदर मिल गई। अब मान लो विंडोज कितने की है, 28,000 की, मान लो 28,000 की विंडोज है ओरिजिनल। आप एक बात बताओ, वो CD तो 15 रुपए की भी मिल जाएगी मार्केट के अंदर, है वो टेंजिबल फॉर्म में है क्या, टच कर सकते हो। हम कहते हैं ना टेंजिबल तो वो चीज को टच कर सकते हैं, पर आप एक बात बताओ उसके में इंटेंजिबल कितना है, सॉफ्टवेयर। तो मेन इंपॉर्टेंस किसकी है, सॉफ्टवेयर। तो मेन सब्सटेंस ओवर फॉर्म बोलते हैं ना, एक प्रिंसिपल है अकाउंट्स का, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, मतलब लीगल फॉर्म चाहे बाहर में, हमें क्या देखना है, सब्सटेंस देखना है। तो सब्सटेंस क्या है, इंटेंजिबल, मेन तो क्या है, इंटेंजिबल। तो डिजिटल सिग्नेचर can be treated as service also, but it is treated as product. There is no explanation regarding this that it will be treated as good because it is a movable property.
You can move your digital signature from one place to another. हमने पढ़ा था ना गुड्स की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज भूल गए 52 2 क्लॉज कंपोजिट सप्लाई का 2 क्लॉज 30 आगे पढ़ा प्रिंसिपल सप्लाई का 2 क्लॉज 90 सर्विसेज का भाई एक बात बताओ अगर याद नहीं रखोगे तो ढूंढोगे कैसे इसलिए याद रखवा रहा हूँ और एक बात बताओ लाइन से तो तभी चार्ज कर पाओगे ना जब वो मारोगे सेक्शन मैं भी तो सेक्शन ही मार रहा हूँ तुम्हें नहीं सर को भी लग रहा है कि इसको आती है सेक्शन नहीं there are two principles speak what people want to listen and rule number 2 is do not forget the rule number 1 okay yeah next is so it will be treated as supply but आप एक बात बताओ आप शादी का कार्ड बनवाने गए आपने सिर्फ कंटेंट दिया अपना वो कंटेंट आपकी प्रॉपर्टी होती है नहीं आपकी उसमें मेन चीज कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है आपका कि हमारे यहाँ शादी हो रही है दूल्हा ये है और उसके पीछे क्या कहते हैं हम हमारी इस डेट पर ये होगा पग फेरा ये होगा तब ये होगा तो उस पर अगर कोई और चुरा लेगा वो इन्फॉर्मेशन आपका राइट है उसके ऊपर नहीं तो आप जब शादी के कार्ड बनवाने जा रहे हो छपवाने जा रहे हो तो वहां पे मटेरियल भी उसका प्रिंटिंग भी वही करके देता है कंटेंट आप देते हो so it will be treated as supply of goods because you do not have there the client do not have any intellectual property right in the information देखो ना वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाली बात लगा के कि पहले अगर मैं पैम्फलेट छपवाने जा रहा हूं और अगर वो जो इंफॉर्मेशन छप रही है उसमें अगर मेरा आईपीआर है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है कौन सा लगेगा कॉपीराइट क्योंकि जो अपना कंटेंट होता है उसमें क्या मिलता है कॉपीराइट मिलता है तो अगर कॉपीराइट ले रखा है क्लाइंट ने उसके ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है तो फिर क्या मानेंगे सर्विस छपवाई हो रही है अगर कॉपीराइट नहीं ले रखा तो क्या मान के चलेंगे अब क्लियर हो गया पक्का पर एक और केस मिल सकता है इसमें जिसमें इंस्टीट्यूट हो रहा है अगर मान लो इंक भी मैं दे रहा हूँ ठीक है डाइज भी मैं दे रहा हूँ डाइज मतलब जो उसका वो फ्रेम होता है वो भी मैं दे रहा हूँ और पेपर भी मैं दे रहा हूँ मैं कह रहा हूँ सिर्फ क्या करते प्रिंटिंग करके दे तो क्या कहलाएगा सप्लाई ऑफ सर्विस ओके क्लियर हो गया चल सकते हैं आगे फिर एक और है एक्टिविटी ऑफ बस बॉडी बिल्डिंग क्या होता है जितनी भी अपना अशोक लीलैंड वगैरह नहीं जो बसेस बनाते हैं पीली वाली बसेस देखी आपने तो अशोक लीलैंड तो अशोक लीलैंड ने मान लो क्या करा और जो बड़ी वाली है तो हरी वाली किसकी है टाटा की है ना तो अब ये जो बस बॉडी बिल्डिंग थी इसके केस में सीबीआईसी ने क्लैरिफिकेशन दी क्या द प्रिंसिपल सप्लाई में बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस अब क्या होता है कि ये कंपनीज क्या करती हैं जब भी बनवाती हैं किसी और से तो ये क्या करती हैं अपनी मटेरियल देती ये क्या देते हैं अपनी शीट्स देते हैं ठीक है और रॉ मटेरियल देते हैं अगर आप शीट्स और रॉ मटेरियल दे रहे हो तो गुड्स बिलोंगिंग टू द क्लाइंट and activities performed treatment is performed on that goods so it will be treated as service but अगर सामने वाला आपको पूरी की पूरी बॉडी बना कर दे रहा है तो सिंपल है नेक्स्ट इज रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स अब देखो मेरे को ये नहीं पता कि रीट्रेडिंग होता क्या टायर्स का ठीक है अच्छा मतलब टायर जब घिस जाता है तो उसके ऊपर दोबारा से कोई लेयर बनाते हैं रबड़ की और उससे वो टायर दोबारा चलने लायक हो जाता है तो उस केस में क्या बोलता है कि इसको क्या मानेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस बताओ क्यों क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ काम कर रहे हो थोड़ा मटेरियल आपका भी लग सकता है पर अगर वो टायर ही ना दे कस्टमर तो काम ही नहीं होगा ठीक है हाँ अगर मान लो उसकी दुकान में कोई सेकेंड हैंड टायर पड़ा हुआ है और वो बोलता है जी मैं ठीक करके देता हूँ तो सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा क्योंकि वो टायर आपका चल सकते नेक्स्ट इज अब आ जाते हैं मिक्स सप्लाई पे मिक्स सप्लाई का सेक्शन 2 क्लॉज 74 ये बताओ इसको क्लॉज क्यों पढ़ते हैं सबसेक्शन क्यों नहीं पढ़ते बिकॉज डेफिनेशंस आर नॉट रिलेटेड विद ईच अदर
मेरे को लगता है इसी इन्हीं का ही आंसर आता है सर, या थोड़ा बहुत यहाँ से आ जाता है। नहीं वो भी ट्राई करती है, वो जो फाइनल वाला स्टूडेंट है वो ट्राई करता है। ठीक है लिखो। तो इसमें क्या कह रहे हैं, 2 और मोर इंडिविजुअल सप्लाई। अब देखो कंपोजिट सप्लाई में भी 2 या 2 से ज्यादा सप्लाई थी, और यहाँ पे भी 2 या 2 से ज्यादा सप्लाई है, पर क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इनको भी एक साथ सप्लाई किया जाता है, पर यहाँ पे एक सिंगल प्राइस चार्ज किया जाएगा। कंपोजिट सप्लाई में क्या कंडीशन थी सिंगल प्राइस की? नहीं, यहाँ पे कह रहा है एक ही प्राइस चार्ज किया जा रहा है, पर वो कंपोजिट, वो क्या नहीं होनी चाहिए, कंपोजिट सप्लाई नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम 3 कंडीशन बना सकते हैं, क्या क्या, 2 या 2 से ज्यादा होनी चाहिए, 2 या 2 से, देखो मिक्स और कंपोजिट दोनों में ही 2 या 2 से ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे दूसरा क्या है कि सिंगल प्राइस चार्ज किया जा रहा है, ये कंडीशन होनी ही होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन नहीं हुई और अगर आप डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर रहे हो तो वो मिक्स सप्लाई भी नहीं होगी, कंपोजिट सप्लाई भी नहीं। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, तीसरी कंडीशन क्या है कि कंपोजिट सप्लाई तो बिल्कुल नहीं हुई। कंपोजिट सप्लाई का मेन प्रिंसिपल क्या था, नेचुरली बंडल्ड, और एक प्रिंसिपल होगा। ठीक है, अब एक बात बताऊं, नेचुरली अगर बंडल भी प्रूव हो जाए पर एक से ज्यादा अगर प्रिंसिपल हो जाए तो वो कंपोजिट नहीं कहलाएगी, तो किस में आ जाएगी। एग्जांपल दूं, जैसे आप ना दिवाली के टाइम पर, ठीक है, वैसे तो आजकल वही चल रहे हैं, पतीसा ही चलता है, लोग पेलते हैं एक दूसरे को, और वो रियल के हाँ सोम पापड़ी वगैरह ये सब चल रहा है। ठीक है, तो वैसे अगर हम बात करें, अगर आप खाड़ी बावली में जाओगे ना, जितनी भी जगह पे आप बैठे हो ना उतनी भी दुकान 5 करोड़ की वहां पे। हाँ, खाड़ी बावली में जगह बताता हूँ, कटरा ईश्वर भवन और गदोदिया मार्केट, वहां पर जो सप्लायर्स बैठे हुए वो इतने सैंपल लेकर बैठे हुए, इतने सैंपल थी ना, वो क्या कहते हैं एक कंटेनर भेज देते हैं। एक कंटेनर की कैपेसिटी 20.4 टन होती है। अब 20,400 किलो डेली के 4-5 कंटेनर बेच के जाते हैं, 1 लाख क्वांटिटी होगी, और एक अगर बेच दे तो 5 रुपए पर किलो भी कमा ले, 700 रुपए के माल 5 रुपए किलो भी कमा ले तो 5 लाख रुपए डेली का होगा, और कमा रहे हैं वो, ऐसा नहीं सर कमा रहे होंगे वो। और केसर जानते हो, केसर कितने रुपए किलो है, असली केसर 4.25 लाख रुपए किलो। ठीक है, दूसरा चंदन सुने, चंदन की लकड़ी 5 लाख रुपए किलो है, और वो इतने बड़े बड़े, क्या थी हाँ नहीं वैसे बिकती है वहां पे, लाल चंदन भी बिकती है, लाल चंदन की वैल्यू ही अलग होती है, 10-12 लाख रुपए किलो। ठीक है, तो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आप ड्राई फ्रूट मार्केट के अंदर देखो तो दिवाली के टाइम पे क्या होता है, वो लोग ना क्या बेचते हैं, होलसेल में बड़े लेवल पे वो क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई कॉर्पोरेट है, उसको अपने 700 एम्प्लॉइज को क्या बांटने हैं, उसके ड्राई फ्रूट के डब्बे बांटने। तो देखो उसके अंदर क्या क्या डलवाएंगे, पिस्ता डलवाएंगे, काजू डलवाएंगे, बादाम डलवाएंगे, किशमिश डलवाएंगे, या गिरी डलवाएंगे। अब आप ये नहीं कह सकते कौन सी गेम, एक से ज्यादा सप्लाई हो रही है अलग अलग, सब पे रेट अलग है, चेक कर लेना, तो बादाम का रेट अलग है जीएसटी का, काजू का अलग, किशमिश का अलग, एक से ज्यादा सप्लाई हो रही है, और आप ये नहीं कह सकते कि किशमिश इंपॉर्टेंट है, काजू नहीं। आप प्राइस नहीं बता सकता, प्राइस नहीं डिटरमाइन करता कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उस डब्बे के लिए वो क्या ऐसे होता है, इसमें 1 किलो के डब्बे में 200 ग्राम ये चीज है, 160 ग्राम ये है, 160 ग्राम ये है, नहीं ना, तो इट विल बी ट्रीटेड एज, क्यों, देखो कौन कौन सी कंडीशन, एक से ज्यादा सप्लाई हो रही है, ठीक है, सबके लिए सिंगल प्राइस चार्ज किया जा रहा है। अच्छा, डब्बा जो सप्लाई कर रहा है वो भी अपने लिए सप्लाई है, उसकी जो पैकिंग हो रही है वो भी अपने आप में सप्लाई है। एक से ज्यादा सप्लाई हो रही है, सिंगल प्राइस के लिए हो रही है, और कंपोजिट सप्लाई नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल सप्लाई एक से ज्यादा, प्रिंसिपल सप्लाई एक से ज्यादा, इसलिए कंपोजिट सप्लाई नहीं है। नहीं तो तुम कहो देखो ये नेचुरली बंडल्ड नहीं, जनरली डब्बा ही किया जाता है नेचुरली बंडल्ड, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि कंपोजिट सप्लाई समझते हुए लोगों को कंफ्यूजन क्या होती है, वो एक वर्ड पकड़ के बैठे नेचुरली बंडल्ड, भाई नेचुरली बंडल्ड है, उसके साथ एक और चीज जोड़ूंगी, एक ही क्या होनी चाहिए, प्रिंसिपल सप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, अब नेचुरली बंडल्ड हो या ना हो,
आपको क्या करना है, आपको ये देखना है सिंगल प्राइस चार्ज किया जा रहा है। सपोज एक वजीरपुर में कंप्यूटर वाला बैठा हुआ है, उसने कहा जी मैं लैपटॉप भी बेच रहा हूँ और इसके साथ में प्रिंटर भी मिल रहा है कलर, ठीक है, दोनों का प्राइस 72,000। तो बताओ एक से ज्यादा सप्लाई हो रही है, ठीक है, दोनों एक साथ सप्लाई किए जा रहे हैं, एक से ज्यादा है, एक ही प्राइस चार्ज किया जा रहा है, नेचुरली बंडल नहीं है पर कंपोजिट भी है, क्योंकि इनमें एक चीज मेन नहीं है, एक चीज मेन इसलिए क्या नहीं है, कंपोजिट नहीं है, तो क्या कहलाएगी, मिक्स, मिक्स सप्लाई। तो क्या चार्ज करेगा, अब रेट कौन सा लगेगा मिक्स सप्लाई पे, जिस मान लो लैपटॉप पे 12 और प्रिंटर पे 18, तो रेट कौन सा लगेगा 18, ठीक है। ऐसे ही मेवा के केस में कौन सा लगेगा, मेवा के डब्बे पे जो सबसे हाईएस्ट होगा, मान लो पैकेजिंग का अगर 28 ठीक है, या उन मेवा में सबसे ज्यादा जिसका होगा, इसलिए वो क्या करते हैं, डब्बा बेचते ही वो डब्बा। अब उन्होंने क्या करा है, स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट की स्ट्रक्चरिंग कैसे कराते हैं, पहले वो अपने क्लाइंट से क्या बिकवाते हैं, मेवा बिकवाते हैं टन के हिसाब से, ठीक है, फिर वो अपनी दूसरी फर्म में क्या बुक करते हैं, ट्रीटमेंट पैकेजिंग, ओके। तो दो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कस्टमर के साथ, एक तो किसका होता है, मेवा का होता है, और एक किसका हो जाता है, ताकि जीएसटी ज्यादा समझ में आ गया। सो अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, एक और चीज, अब मैं आपसे एक और चीज, ठीक है, मान लो मैं गया डीमार्ट, डीमार्ट जानते हो, बिग बाजार, डीमार्ट वगैरह, यहाँ मैंने सामान लिया, मैंने मैगी परचेज करी, मैंने क्या कहते हैं निरमा परचेज करा, हार्पिक परचेज करा, ठीक है, बहुत सारा सामान परचेज करा, मेरा बिल बना 7,000। अब आप एक बात बताओ, सबका उनमें सबसे हाईएस्ट रेट वाला था 28%, सबका उसने मुझसे 7,000 रुपये लिया, अब आप बताओ कौन सा रेट लगे, उसमें कुछ 5% वाले भी हैं, क्यों, कोई नेचुरली बंडल थोड़ी है, नेचुरली बटन गलत रीजन देख, आंसर ठीक दे रहा है, रीजन गलत बता रहे हैं, क्यों, हाँ, तो वो क्या होगा, प्राइस सिंगल चार्ज तो किया है, पर भैया सिंगल नहीं है वो प्राइस, हर चीज का अलग प्राइस तो है, हर चीज का अलग प्राइस है, ठीक है। अब इस पे अलग अलग क्यों लगेगा ये समझो, पहले हम देखेंगे मिक्स सप्लाई है या नहीं, मिक्स सप्लाई तो नहीं है, क्योंकि सबका एक साथ प्राइस चार्ज नहीं किया। अच्छा एक बताओ, कंपोजिट सप्लाई में अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकते हो, बताया था बैग और लैपटॉप का अलग अलग चार्ज किया जाता है, तब भी कंपोजिट माना जाता है, पर यहाँ पे कंपोजिट क्यों नहीं बनता, बिकॉज दे आर नॉट नेचुरली बंडल्ड। भाई एक बात बता, मैं हार्पिक ले रहा हूँ और टूथब्रश ले रहा हूँ, दे आर नॉट नेचुरली बंडल्ड, मैंने अपने दांत उससे वही ना साफ करने, दे आर नॉट नेचुरली बंडल्ड, तो यहाँ पे फेल हो गया। और इनमें एक भी चीज प्रिंसिपल, एक ही प्रिंसिपल, बहुत सारी प्रिंसिपल है, तो एक मेन, इसलिए कंपोजिट बाहर हो गया। और मिक्स से क्यों बाहर हो गया, क्योंकि सिंगल प्राइस भी चार्ज किया, सबका अलग अलग बताया, याद रखना, मिक्स में अगर बता दिया तो बाहर हो जाओ, और कंपोजिट में चाहे एक साथ चार्ज करो चाहे बताओ अलग अलग, कंपोजिट ही माना जाए, ये क्लैरिटी होगी। अब आगे समझ में, वहां पे हर एक सप्लाई अलग है, कंपोजिट क्यों नहीं बनी, नेचुरली बंडल नहीं थी और प्रिंसिपल नहीं था, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं। तीसरा ओ मिक्स क्यों नहीं बनी, सिंगल प्राइस, ठीक है। एक ही इनवॉइस में जैसे वो बेचते हैं तो एक ही इनवॉइस इशू कर दें, लेकिन रेट अलग अलग कर सकते हैं। हाँ रेट तो फिर अलग अलग वो इंटर रिलेटेड और एक साथ वो नहीं है, तो वो इंटर रिलेटेड नहीं होनी चाहिए, इंटर रिलेटेड मतलब उनमें एक तो सिर्फ एक ही प्रिंसिपल नहीं होनी चाहिए, और दे आर नॉट नेचुरली बंडल्ड, तब आप बच जाओगे। आप देखो मिक्स से तो इसलिए बच गए क्योंकि आपने अलग अलग प्राइस शो ही कर दिया, मिक्स से तो इसलिए बाहर हो गए, ठीक है। अच्छा हमेशा मैं अपने क्लाइंट को मिक्स से बाहर रखूंगा, क्योंकि हमें टैक्स क्या लगवाना है, कम लगवाना, ठीक है। तो जो अपना ट्रांसपोर्टेशन का है ना, गुड्स ट्रांसपोर्ट होकर आ रहे हैं, तो आप एक काम कर सकते हो, ऐसा लॉ मना नहीं करता, आप इनवॉइसिंग अलग अलग करवा लो, ट्रांसपोर्ट की अलग करवा लो, देख लो कि अगर मान लो ट्रांसपोर्टेशन पे कम लग रही है, 5% लग रही है, ठीक है, और जो आपका क्लाइंट है वो सामान बेच रहा है 28% वाला, ऐसा होता है ना, मान लो गाड़ी पे 28% है और 22% का सेस है, 50% है ना। अब मान लो गाड़ी की अगर मान लो ट्रांसपोर्टेशन होगी हरियाणा से मंगवानी, दिल्ली में ट्रांसपोर्टेशन होगी 10,000 रुपए,
तो उस 10,000 पे 50% ना लगे, क्योंकि अगर आपकी मेन सप्लाई पे सेस भी लग रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन पे भी सेस लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन पे भी। तो 50% से बचाने की जगह हम क्या करेंगे, उसको बोलेंगे आप एक काम करो, ट्रांसपोर्टेशन तो आप जनरली करते ही हो, एक आप फॉर्म और क्रिएट कर, एक फॉर्म और क्रिएट कर लो, वो डिस्टिंक्ट एंटिटी मानेगी, वो क्या दिखा देगी, मेरा काम क्या है ट्रांसपोर्टेशन है, आपका काम क्या है बेचने, है ना, ऐसा कर सकते हैं। अच्छा एक और चीज, आपको ये तो पता होगा कि अगर लॉ किसी चीज पे साइलेंट होता है तो बेनिफिट किसको मिलता है, असेसी, किसको मिलता है, असेसी को। एक बात बताओ, अगर मैं घर किराए पे ले रखा है, ओ सॉरी घर मैंने खरीदा, उस पर इंटरेस्ट देता हूँ, डिडक्शन मिलती है सेक्शन 24B के अंदर, कितनी मिलती है, हाँ 2 लाख मिलती है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि मैं उस घर में मैं भी ओनर हूँ, मेरे पिताजी भी हैं, मेरी बहन भी है, मेरी वाइफ भी है, मेरी मम्मी भी है, ठीक है, और बहुत बड़े अमाउंट है, टोटल ब्याज जा रहा है 12 लाख, क्या सब 2-2 लाख ले सकते हैं? It is not mentioned in the law. That's why we can do it. Okay, benefit of silence is given to the, benefit of doubt is given to the assessee always. Okay. So अब आपको क्या देखने बताओ, आप एक रिवीजन कर सकते हैं। हाँ, शुरू से सप्लाई होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, सप्लाई होने के लिए कंसीडरेशन होनी चाहिए, और हाँ इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस दौरान होनी चाहिए सप्लाई। आप मुझे एक बताओ, क्या इन 2 कंडीशन की एक्सेप्शन है कंसीडरेशन की, शेड्यूल 1 के अंदर जो चीजें, देखो सर वहीं से आ रहे हैं हम, ये तो सिर्फ सुन रहे हैं सर, ये अटेंडेंस लगा रहे हैं, रिवीजन पे फायदा हो जाता है। बताओ ना शेड्यूल 1 कुछ एग्जांपल बता सकते हो शेड्यूल का, शेड्यूल 1 के अंदर import of services to related party, import of services from the related party, party or any other establishment outside India. Okay, for business ना, import of services in the course of, उसके अंदर ऐड करो ना, ये पर्सनल पर्पस के लिए करोगे तो नहीं है, और distant parties, हाँ supplies between agent, distinct persons and related parties, और कोई एसेट खरीदा था, फिक्स एसेट, बिजनेस एसेट, जिस पे आपने आईटीसी बुक कर रखा है और जिसको अब आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, ठीक है, उस पे भी ये हो गए सारे एग्जांपल। क्या इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं, सेकंड कंडीशन नहीं है, क्या इसकी कोई एक्सेप्शन है? क्या ये नहीं बताएंगे आप, तुम सब बताओगे related parties, क्या, नहीं, बताओ अगर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है तब भी क्या कहते हैं सप्लाई हो सकती है, एक्सेप्शन है इसकी, ये कंडीशन है ना सेकंड, इसकी एक एक्सेप्शन, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसीडरेशन, ठीक है। इस पे इनका एक डाउट था, ठीक है, वो डाउट मैं पूरी तरीके से रिजॉल्व नहीं कर पाया, पर उसका मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने ये पूछा था कि अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, ठीक है, उसको अगर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस लेता होगा, चाहे बिजनेस के लिए चाहे पर्सनल पर्पस है, उसको हम क्या मान के चलेंगे, सप्लाई मान के चलेंगे। अब मान लो मैंने क्या कहते हैं फॉरेन से एडवाइस की अपना घर बनाने के लिए, पर्सनल पर्पस के लिए, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो इसमें टैक्स का बर्डन किसके ऊपर आएगा, क्योंकि उसको तो सरकार पकड़ नहीं सकती, फॉरेन में जो बैठा है, ऐसे केसेस में सरकार क्या लगाती है, रिवर्स चार्ज। अब मान लो कि अगर मैंने सिर्फ 5,000 रुपए की कंसल्टेंसी की उससे, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस कहलाएगी, तो क्या मुझे रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं, क्यों, रिवर्स चार्ज लग रहा है, और सेक्शन 24 के अंदर मेंशन है कि अगर आपके ऊपर रिवर्स चार्ज लगता है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सेक्शन 24 पढ़ो ना, अब डिस्कस किया था ना स्टार्टिंग में। सेक्शन 22 किसका बना हुआ है, सेक्शन 22 बताता है लिमिट, एग्रीगेट टर्नओवर के बेसिस पे रजिस्ट्रेशन लेनी है
24 क्या बताता है? कंपल्सरी लेनी है, लिमिट देखनी है। हम केस 11 केसेस के अंदर तो लेनी ही नहीं है। कौन कौन से एजेंट है? एनआरटीपी है, सीटीपी है, ठीक है। आपका टीडीएस की लायबिलिटी आती है अंडर जीएसटी, टीसीएस की आती है, लेना पड़ेगा, एजेंट हो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सारे केसेस, तो इनका वो डाउट था, उसमें मैं बताया था, उसमें को क्लैरिफिकेशन नहीं है। अगर जनरली ये चीज तो पकड़ी नहीं आती। सर्विस इज द इंटेंजिबल एक्टिविटी, इट इज नॉट ट्रेसेबल बाय द डिपार्टमेंट। पर जो ओआईडीएआर होती है, ओआईडीएआर पता आप लोगों को? ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटा एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज, ओके। तो वो क्या होता है? जैसे आपने नाम सुना अमेज़न, अमेज़न चलो अमेज़न प्राइम तो सुना होगा, ठीक है। नेटफ्लिक्स सुना? नेटफ्लिक्स क्या? गोडैडी तो सुना होगा। देखो क्या है? ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, ऑनलाइन मतलब कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, फिजिकल नहीं है। इंफॉर्मेशन मतलब डाटा, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटा एक्सेस एंड रिट्रीवल। एक्सेस का मतलब क्या होता है? अगर आप नेटफ्लिक्स पे देख रहे हो तो क्या आपने स्टोर किया था? नेटफ्लिक्स पे किया था स्टोर, तो सिर्फ आप एक्सेस कर रहे हो। रिट्रीवल का मतलब क्या होता है? मैं गोडैडी पे वेबसाइट बनाऊं, लोग क्लाउड पे जाते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब जानते हो? क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है, बताओ मतलब क्या कोई बताएगा भाई? ये सारी चीजें जाननी है, ये चीजें पता होनी चाहिए आप लोगों को। सीए फर्म में काम कर रहे हो मतलब क्या? सीएसी क्या सोच होती है? यू थिंक वी सप्लाई। आप सोचो हम सप्लाई करेंगे, हमें सब आता है, ठीक है। तो बताओ क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड में स्टोर हो रहा है, ऑनलाइन सर्विस वगैरह होते हैं उसमें स्टोरेज। देखो क्या होता है, आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज करते हो। मान लो आपने यूज किया टैली, आपने किसी के लिए क्या जेनेसिस यूज किया, किसी के लिए आपको सैप भी यूज करना पड़ता है, ठीक है। या फिर आपको क्या कहते हैं अपने ऑफिस ऑफिस वर्क के लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन के लिए क्या चाहिए होता है? एमएस ऑफिस। प्लस अगर मान लो आपको ट्रांसफर प्राइसिंग आ रही है, ट्रांसफर प्राइसिंग करते हो आप लोग, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर होता है प्रोवेस, है ना। आपको वो भी लेना है, ठीक है। फिर आपको रिटर्न फाइलिंग के लिए भी सॉफ्टवेयर चाहिए, वेबटेल वगैरह, ठीक है, कॉम्पी ऑफिस वगैरह आपने ले रखा है सब कुछ। क्लाउड कंप्यूटिंग पे क्या है कि मान लो आपको ये सारी चीजें खरीदनी है, सब्सक्रिप्शन लेनी है, और स्टोरेज के लिए भी आपको एक सर्वर मेंटेन करना पड़ेगा, उस सर्वर की हीटिंग कूलिंग वगैरह मेंटेन करनी पड़ती है, ठीक है। अगर आपने सर्वर वैसे रखा हुआ है सर आपने सर्वर, ठीक है, तो उसकी कूलिंग, जैसे जहां पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं तो सर्वर की कूलिंग के लिए सिस्टम लगाए जाते हैं, कूलिंग सिस्टम, तो बहुत खर्चा आता है, 3 लोग उसकी मेंटेनेंस देख रहे होते हैं। अब क्या होता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक फेसबुक, गोडैडी, ठीक है, और होस्टिंग ये क्या करते हैं? यूके के अंदर ना खाली खाली जगहों पर, यूके तो ठंडा इलाका है, खाली खाली जगहों पर ना ये बिल्डिंग जितने बड़े, अब आप देखो एक हार्ड डिस्क में कितना आ जाता है 2 टेराबाइट का डाटा, उन्होंने बिल्डिंग जितनी बड़ी क्या बना रखी है? हार्ड डिस्क बना रखी है। उनमें वो क्या करते हैं? डाटा स्टोर कर सकते हैं। अब उनका लेवल इतना बड़ा चल रहा है तो इकोनॉमिक ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलेगा, तो डाटा स्टोरेज कम हो गई। वो क्या करते हैं? वर्ल्ड में जितने भी सॉफ्टवेयर सब खरीदते, सबका सब्सक्रिप्शन ले रखा है, नहीं तो खुद बना भी लेते, सबका सब्सक्रिप्शन ले लिया। अब उनके पास तो हर एक चीज है, आप उनके क्लाइंट हो तो वो पता क्या बोलेंगे? सर्वर मत दो, हम अपने आप को जो हमारा वो है ना स्पेस, हम उसके अंदर आपको देते हैं, आप इसमें मेंटेन करो, आपका डाटा आप लॉगिन करना, लॉगिन आईडी देंगे, आप एक्सेस कर सकते हो, तो आपको सर्वर मेंटेन करने की जरूरत नहीं। एप्लीकेशन यूज करते हो, प्लान बता देंगे, जैसे टीवी चैनल परचेज करते हो ना, क्या 60 चैनल का देखना है तो इतना प्लान है, 90 देखने हैं तो इतना, वो बोलेंगे क्या क्या सॉफ्टवेयर यूज कर, ये ले लो यूज करो, हमारे यहाँ पर आपको खरीदने की जरूरत, हार्डवेयर क्या कहते हैं, सिर्फ हार्डवेयर होगा, सॉफ्टवेयर सब काम मेंटेन है, ठीक है। साथ ही साथ वो बोलेंगे अब वहां पे आप अपना डाटा स्टोर करोगे और फिर क्या कर सकते हो? डाटा को देख सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? रिट्रीवर, उसको हम क्या बोलते हैं? रिट्रीवर। तो गोडैडी और नेटफ्लिक्स जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? तो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटा एक्सेस एंड रिट्रीवर सर्विसेज। अभी कब अप्लाई होता है? ये देखा गया, गवर्नमेंट ने देखा कि बाहर की कंपनी, इंडियन कंपनी तो कर नहीं सकती इतने बड़े लेवल पे काम, बाहर की कंपनी क्या कर रही है? ऐसा काम कर रही है जिनकी सेवाएं कौन ले रहे हैं? इंडिया के छोटे छोटे लोग ले रहे हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस ले रहे हैं। अब भाई तुम सब तो सप्लायर नहीं, मान लो नेटफ्लिक्स को मूवी देख रहे हैं तो सप्लायर हुई ना, पर इससे तो कमा रहे,
तो उन्होंने क्या करा इसको तोड़ने के। अच्छा, वो इंडिया में प्रेजेंस क्यों नहीं है उनकी, क्योंकि उनका सर्वर कहाँ लोकेटेड है। इन केसेस में लोकेशन कहाँ मानी जाती है, रेजिडेंशियल स्टेटस कहाँ माना जाता है। अगर आप इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग वगैरह अगर पढ़ो इंटरनेशनल लिटिगेशन, तो उसमें बताया जाता है जहां पे सर्वर लोकेटेड होता है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, वहां उनकी क्या मानी जाती है, रेजिडेंस। तो वो सर्वर कभी इंडिया लाते ही नहीं। सर्वर कहाँ पे होगा, बाहर है। तो गवर्नमेंट ने कंसेप्ट लिया है OIDAR, क्या कि अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट इंडिया के रेजिडेंट को, ठीक है, जो कि अनरजिस्टर्ड है, अगर उसको सेवाएं दे रहा है तो उस केस में उस बंदे को क्या लेनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी, और उसको NRTP की रजिस्ट्रेशन लेनी, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, और उसको GSTR 5 भरनी पड़ेगी मंथली बेसिस। तो ये आपका इतना मिला मुझे तो, क्योंकि ये चीजें क्या है, ट्रेसेबल है, इनकी पेमेंट जारी है, क्योंकि आपसे कैश में तो लेता नहीं नेट पे, तो ये ट्रेस हो सकता है। इसके लिए क्लैरिफिकेशन आती है, बाकी आपके और डाउट के लिए मेरे को मिला नहीं है, ठीक है, तो मैं साइडलाइन करूंगा। पर अगर लॉ के हिसाब से बताऊं तो जो भी ले रहा है सेवाएं, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज ले रहा है, उसको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, उसको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। पर यहाँ पर हम एक और क्लेम ले सकते हैं कि मान लो उसका एग्रीगेट टर्नओवर नहीं, एग्रीगेट टर्नओवर देखेंगे नहीं, क्योंकि वो सेक्शन 22 है, हम क्या लगाएंगे, सेक्शन 24। याद रखना, जब भी सेक्शन 24 लग रहा है 22 लगाना ही नहीं, टर्नओवर देखना ही नहीं है, चाहे आपका टर्नओवर है ही नहीं, पर अगर सेक्शन आप किसी के एजेंट बन जाओगे ना, रजिस्टर्ड पर्सन के, तो आपको किसी के सप्लायर के एजेंट बन जाओ, आपको खुद रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। तो इसलिए एक और बात याद रखना कि अगर आपका क्लाइंट कोई नया नया छोटे छोटे लेवल का है और वो किसी की एजेंसी ले रहा है, तो उसको समझा देना भाई तेरे को भी रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी, या उसको कह दो भाई तू एक काम कर, एजेंट बनी मत, एजेंट बनी मत, इसको मॉडिफाई कर ले कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है, कि उससे सीधा बिलिंग करा ले। नेक्स्ट इज, सो वी आर डन विद दी टॉपिक। अच्छा हाँ, रिवीजन में एक और चीज, शेड्यूल 2 किस चीज का, क्लासिफिकेशन का। अगर मैं इसमें सबसे मेन मुद्दा ये आता है, रेस्टोरेंट को क्या मान सकते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस रेस्टोरेंट। अगर मानो मेरा कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो ये देखा भाई, सबसे बड़ा मेन मुद्दा है, रियल एस्टेट कितना बड़ा सेक्टर है, सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, इसके लिए क्या याद रखना है, ये पैरा नंबर 5 है, 5 का बी है, कभी भी रेफर करना है पैरा 5B शेड्यूल 2 का। बताओ क्या है, लैंड के लिए तो कुछ बोला ही नहीं था, लैंड तो बाहर है, शेड्यूल 3 के अंदर आती एंट्री है, लिस्ट में लिखा हुआ है, वर्ड में पता क्या लिखा हुआ है, एंट्री नंबर लास्ट के अंदर, लैंड सब्जेक्ट टू पैरा 5B ऑफ शेड्यूल 2, ये लिखा हुआ है, देखो शेड्यूल 3 पढ़ा नहीं ना पीपीडी में, बताओ ना, मैं लैंड की बात नहीं कर रहा, लैंड बाहर है ना, गुड्स है ना सर्विसेज से बाहर है, और शेड्यूल 3 से भी बाहर कर सकते हैं, पर बिल्डिंग हाँ यही था बिफोर कंप्लीशन। और अगर पूरी बनी बनाई बेच रहे हो, बनी बनाई का मतलब ऐसा नहीं तुमने बना DDA या जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है उसने कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे दिया, या फिर जहां पर DDA जैसी अथॉरिटीज नहीं होती, जैसे हमारा गांव में प्रॉपर्टी है, ठीक है, जहां जुरिसडिक्शन नहीं पड़ता, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, लोग ऑक्यूपाई कर लेते, आके रहने लग जाते। तो अगर आप किसी के रहने, ठीक है, किसी के कोई रह रहा है उसमें ऑलरेडी, तब भी उसको कंप्लीटेड मानेंगे, या अगर न्यूली कंस्ट्रक्टेड है तो क्या होना चाहिए, कंप्लीशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आ जाए, क्या आ जाए, कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट आ जाए, वो आगे के बाद अगर डील कर रहे हो नो GST, ठीक है, अगर उससे पहले डील कर लिया GST लगेगा, ये बात याद रखनी है, ठीक है। शेड्यूल 3 किसका, हाँ नो, दैट इज सेक्शन 17 क्रेडिट, ITC तो बहुत दूर है। अच्छा सेक्शन याद करनी, सेक्शन 7 से स्टार्ट करना है, सेक्शन 2 तो डेफिनेशंस है, सेक्शन 7 किसका है, नेचर एंड मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई, उसके साथ 3 शेड्यूल पढ़ते, शेड्यूल 1 2 3, ठीक है, साथ में सेक्शन 8 मिड सप्लाई का टैक्स ट्रीटमेंट, ओके, सेक्शन 9
चार्ट सेक्शन 10 कॉम्पोजिशन डीलर स्कीम है ना, सेक्शन 11 एग्जेम्पशन पावर ऑफ द सीजी टू गिव ऑफ द गवर्नमेंट टू गिव एग्जेम्पशन, ऐसे याद करते चलेंगे, ठीक है। फिर टाइम ऑफ सप्लाई वगैरह स्टार्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। 12 13 14 फिर अपना क्या आ जाता है वैल्यूएशन सेक्शन 15, ठीक है। फिर 16 17 18 नहीं 16 17 हाँ 16 से लेके 21 तक आईटीसी, 22 से लेके 30 तक, बस इतने याद रखना, ठीक है। 30 तक याद रखना, 7 से लेकर 30 तक, वैसे 174 है, ठीक है 174। अब आप एक मेरे को बताओ कि शेड्यूल 3 के अंदर कुछ एक्टिविटीज बता दो। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर अगर मान लो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सर्विस दे रहा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा था, भाई से वर्षा को ना लिखा था, भाई से अब तुम ये भी नहीं कह सकते कि बेनिफिट ऑफ डाउट को लिखा ही नहीं, ठीक है। बेनिफिट ऑफ डाउट यहाँ पे नहीं ले सकते, ये लिखा था एम्प्लॉयर एम्प्लॉय टू बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ पे ऑफिस कितने बजे हो रहा है? 7 बजे के बाद मान लो एक लड़की का आइसक्रीम पार्लर, ठीक है, और सर वहां पे क्या कहते हैं आइसक्रीम खाने का, तो बताओ जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, ठीक है। पर मान लो इसका काम यहाँ पे कोई पर्टिकुलर टास्क है, मान लो ये सिर्फ टीडीएस की रिटर्न फाइल करती है, पर सर ने बोला बेटा मेरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दे, यहीं ले आऊंगा, अब बताओ it is not in the course of in the course of employment, it is not in the course of employment, it is not a part and parcel of employment, ठीक है। अच्छा एक और चीज, एम्प्लॉय आपने यहाँ पे काम किया, सर खुश हो गए, उसके बदले सर ने मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी गिफ्ट दिया, बताओ 50,000 तक की क्या है एग्जेम्पशन, ठीक है। तो अगर मान लो 52,000 का बिकना तो कितने में लगेगा टैक्स, कितने में लगेगा 52,000, हाँ 50 की छूट नहीं देगी, पर इनकम टैक्स में देते, इनकम टैक्स में 50 की देनी पड़ती, वहां एम्प्लॉयर नहीं, वहां पे रिलेटेड, वहां पे वर्ड है नॉन रिलेटेड, रिलेटेड की तो सब माफ है, रिलेटेड की सब माफ है, नॉन रिलेटेड, ठीक है। अच्छा और क्वेश्चन पूछो, और क्या है इसके अलावा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के अलावा और क्या है शेड्यूल 3 के अंदर? लैंड है, और फिर मैंने बताया था जिसने कानून बनाया वही वहां है, एमपी और एमएलए कोई भी सर्विसेज देगी, फिर उसके नीचे कौन आते हैं कोर्ट, अगर कोर्ट ऐसे अगर न्याय मांगने जा रहे हो और किसी का अब कोई चला गया जाते जाते कौन टैक्स, तो अगर क्रीमेटोरियम इसका घाट संस्कार हो रहा है, इवन उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे वैन वगैरह होती है जो लेकर जाती है वहां तक घाट तक, कभी उसको भी सप्लाई से बाहर कर रखा है। अब मैं आपसे यहाँ पर एक चीज पूछना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर को बाहर किया गया है या नहीं किया, ये तो कहीं मेंशन है एग्रीकल्चर को, हाँ उसमें क्या दे रखी है एग्जेम्पशन दे रखी है। और मान लो मैं एग्रीकल्चरिस्ट हूँ, ठीक है, और एग्रीगेट टर्नओवर देखना, मान लो मैं दारू सप्लाई करता हूँ 20 लाख की दारू, 20 लाख की दारू सप्लाई करता हूँ, ठीक है, और सिर्फ 15 लाख रुपए की सर्विसेज देता हूँ, ठीक है, और 20 लाख रुपए का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, बताओ क्या मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन देखो सर्विस वालों के लिए कितनी लिमिट है 20 है, मैं सर्विसेज कितने की देता हूँ 15 लाख, 20 लाख की दारू देता हूँ, क्या है बाहर बाहर है ना, नॉन टैक्सेबल है, नॉन जीएसटी नहीं को मैं नॉन टैक्सेबल बोलूँ। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछूं आप लोग, ये बताओ कि एग्जेम्प्ट और एग्जेम्प्टेड में क्या फर्क है? पहले तो ये बताओ एग्जेम्प्ट क्या होती है, एग्जेम्प्ट सप्लाई सेक्शन 2 क्लॉज 47 जो टैक्सेबल है पर अभी टैक्स है तो मैंने वो जो टैक्स ही नहीं है एग्जेम्प्ट तो है, मैंने बोला था फर्क है एग्जेम्प्टेड और एग्जेम्प्टेड, ठीक है। अच्छा ये बता दो टैक्सेबल क्या है?
तो टैक्स लगने योग्य, मैंने तो ऐसे समझाया था, आप एलिजिबल हो या नहीं हो, ठीक है। तो देखो इसके अंदर एग्जेम्प्ट का मतलब ये है, एग्जेम्प्ट सप्लाई वो सप्लाई है जिन पे टैक्स नहीं देना, जिन पे टैक्स नहीं देना। तो उसके 3 लिम्स याद है, 3 लिम वाले वर्ड से याद आ रहा है, नॉन टैक्सेबल, जो टैक्स लगने योग्य ही नहीं है। इसमें कितनी चीजें आती है, 5 पेट्रो प्रोडक्ट्स और एल्कोहलिक वाटर। मैंने आपको ये भी बताया था फर्स्ट सेशन में, 26 दिसंबर को लिया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि इस संसार में 2 चीजें चलती हैं, दारू नहीं, एक आदमी चलता है और एक गाड़ी चलाता है। गाड़ी को कौन चलाता है, पेट्रोल प्रोडक्ट्स, और इंसान को कौन चलाते हैं, दारू। ठीक है, मैंने बताया था आप लोगों को। तो बताओ सारी पेड़ों किसकी, स्टेट गवर्नमेंट, और गाड़ियां सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, क्योंकि बेवड़ा तो एक स्टेट में घूमेगा ना अभी तक, ठीक है, और गाड़ी तो कहीं पे भी घूम सकती है, इंटर स्टेट भी जा सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। ये आप ऐसे ही याद रख सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको इसके पीछे लॉजिक भी दिया था, क्यों, क्योंकि स्टेट लिस्ट के अंदर का मैटर है, अल्कोहल क्या है, ठीक है। क्या चीज, कह रहे दारू पीने बाहर दूसरे स्टेट में जाएंगे फिर वापस आए। नहीं, ऐसे डाउट आते हैं। मैं जब एक बार श्री राम में लेक्चर ले रहा, तो बच्चा मैं वो पढ़ा रहा, रेजिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 6, एक बच्चा कह रहा एक हेलीकॉप्टर है, मैंने कहा है तो कह रहा वो हेलीकॉप्टर ना उड़ रहा है, मैंने कहा हाँ उड़ रहा है। तो कह रहा वो ना इंडिया से और पाकिस्तान से 182 दिन में घूम ही रहा है, इधर उधर जा रहा है। तो मैंने कहा भाई 182 दिन में घूम कैसे घूम सकता। उसका फ्रेंड बोला सर मैं भी उड़ता हूँ, और मैं जैसे ही फ्यूल खत्म हो जाता है हवा में इसको कूलिंग करके आ जाता है। मैंने कहा चल उड़ रहा है, कह रहा इसका रेजिडेंशियल स्टेटस होगा। मैंने कहा बेटा जहाँ गोली मार रहा है जहाँ गिरेगा ना वहीं होगा। उनके डाउट कैसे, एक बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, वो उसमें पैदा हुआ है, प्लेन में पैदा हुआ है, और सर प्लेन ना यूएसए से आ रहा था इंडिया, और बीच में समुद्र है। अब आप बताओ इसका सिटीजनशिप क्या होगा। तो डाउट है। बच्चों ने ये तक प्रूव कर दिया, ड्यू के बच्चों ने ये तक प्रूव कर दिया एसआरसीसी के कि ये होता है माइनर, होता है माइनर की जो इनकम होती है जो बिना एफर्ट के आती है उसमें क्या होती है, जिस पेरेंट की ज्यादा इनकम होती है क्या होती है। बच्चा कह रहा है कि माँ बाप माइनर है और बच्चे मेजर है, तो किस में ऐड होगी। तो क्या माँ बाप की बच्चों में ऐड होगी। मैंने कहा कैसे, कह रहा है सर एग्जाम्पल लो, माँ बाप है 40 दोनों, और बच्चा कितने का है 17। मैंने कहा हाँ है। कहता है कि ना बाप की गर्लफ्रेंड थी उसने माँ को मरवा दिया, बाप की गर्लफ्रेंड नहीं, बच्चा 19 का, बच्चा 19 का है, माँ बाप कितनी है 40 की, ठीक है, बच्चा भी मेजर माँ बाप भी मेजर। कहता है बाप की गर्लफ्रेंड थी 17 की, उसने माँ को मरवा दिया, तो मम्मी कितने की होगी। कहता है अब मम्मी का भी नहीं, मम्मी का भी बॉयफ्रेंड था 17 का, उसने बाप को मरवा दिया, तो माँ बाप क्या हो गए माइनर, और बच्चे क्या हो गया मेजर। मैंने कहा एक बात बता, मतलब नए माँ बाप है, उनके भी तो माँ बाप है, तो मैंने कहा उनकी इनकम माँ बाप में क्या बोलेगी। ठीक है, तो टू इयर्स ये यू हैव टू गिव आंसर फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो प्लीज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, देखो ऐसी ट्रेनिंग ना कोई नहीं कराता, ठीक है, आपको दी जा रही है तो आप इसका बेनिफिट उठाओ, जो मेरी स्लाइड्स हैं उनसे रिवीजन, ठीक है। आप एक बात बताओ, आप किस ऑर्गेनाइजेशन में रुकोगे, क्या आपने सर ने आपको सर्टिफिकेट शेयर दिया वो ईसॉप दे रखा है कि 4 साल तक यहाँ पर रुकोगे, तो क्या कहते हैं ईसॉप दे रखे हैं, अच्छा तभी रुके वो, नहीं तो मतलब मैं कहूँगा ये भी कहीं नहीं होगा। सीए फॉर्म में तो मैंने नहीं सुना, अच्छी बात है, मेरे को बहुत अच्छा लगा जान के। फिर आपके बारे में मतलब मैं कहता हूँ कि तारीफ लायक है ये बात। मैं आपसे ये कहता हूँ आप मेहनत करके पढ़ो, ठीक है, और क्या कहते हैं सिर्फ ये नहीं ये सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट भी पे भी मूव ऑन करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं। मैं ये चाहता हूँ बजट आया है ना, तो आप लोग क्या करो, आप सब
एक एक पर्सन ने एक एक बजट हाईलाइट पकड़, एक एक सेक्टर पकड़, जैसे इन्होंने पकड़ लिया इनकम टैक्स, इन्होंने पकड़ लिया जीएसटी, इन्होंने पकड़ लिया कस्टम्स, उन्होंने एक्सपेंडिचर एलोकेशन कहाँ होगा, ये पकड़ लो। और एक ना क्या कहते हैं आपस में डिस्कशन करना, एक सेशन रखो जिसमें सब रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आप रिप्रेजेंट करोगे ना तो क्या कहते हैं आपकी खुद की स्किल्स इंप्रूव होगी और आपके अंदर का जो डर है वो निकल जाएगा। अब क्या होता है रिप्रेजेंटेशन में बहुत बड़ा डर आता है, क्या मेरे भी कुलीग मेरे साथ पढ़ाते हैं वो ना एक्सप्लेन नहीं कर पाते, बच्चे कहते हैं वो ना सर है आपसे भी अच्छे स्टूडेंट पर टीचर नहीं बन पा रहे, क्यों प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, क्योंकि उन्होंने शुरू से प्रेजेंट नहीं किया। तो आप देखो यहाँ पे बेइज्जती होगी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि सभी को नहीं आता और यहाँ पे कोई नहीं जज करेगा, ये हमें लगता है अंदर से कोई जज करता है, ठीक है। आप हिम्मत तो बनाओ, अगर आप आ ही नहीं रहे तो खुद जब आप खुद से ही हार मान रहे हो तो सर मेरी रिक्वेस्ट है इनको आपने एक एक होमवर्क दो, ये खुद भी ना प्रेजेंटेशन किया। आप ट्रेनिंग इंचार्ज जो पहले सबका होता था लेकिन वो रेगुलर नहीं होता था, तो आप सबको टॉपिक और डेट दे दो, आपकी लेक्चर में 15 मिनट की उसकी प्रेजेंटेशन होगी बात। तो फिर हम सबकी भी रखेंगे इस सेशन में, ठीक है। आप टॉपिक दे दो, मैं इसी में देता हूं ना, जीएसटी में भी देता हूं, ठीक है। सो जीएसटी में हम एक काम करते हैं, जो जो मेरी जैसे जैसे स्लाइड्स चल रही है ना, या फिर मैं महक को बोलता हूँ वो ना इनके नाम ले लेगी क्रोनोलॉजिकली ना, इनको तीन तीन स्लाइड्स बांट, ठीक है। तो पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे और इससे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन वाली थी वो भी पढ़नी है आपको, तो वो आपस में बांट लो, बहुत हो रहेगी। मतलब 4-4 स्लाइड्स आप लोग अगर एक्सप्लेन करोगे तब भी कंटेंट बहुत सारा, ठीक है, 4-4। और अगर कोई चीज नहीं समझ में आती ना मेरे से पूछो, या फिर आपस में ना जिसको समझ में आती है उससे पूछ लो कि अगर मेरे को ये चीज समझानी है तो मैं क्या एग्जांपल और किस तरीके से समझा सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि जो हेल्प करेगा उसको भी याद होगा। और एक और चीज बताऊं, सबसे ज्यादा हमें याद कब रहता है, जब हम स्टूडेंट नहीं होते, जब हम टीचर होते, क्योंकि स्टूडेंट तो गलती कर सकता है पर टीचर गलती नहीं कर सकता। जब आपको प्रेजेंटेशन देनी है तो आप इतनी ज्यादा मेहनत करोगे, आपको ये पता है कि आपके पास गलती की स्कोप, ठीक है, गलती करना पर अपना बेस्ट, ठीक है। तो चलिए करेंगे आज का सेशन नहीं ओवर करें, ठीक है, रिवाइज करोगे पक्का और टेस्ट कर लो, टेस्ट कीजिए, ठीक है, एक क्वेश्चन लंबा है, ठीक है। तो टोटल 12 क्वेश्चन है, 6-7 क्वेश्चन अपने किस पे है, कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई पे, और 4 से 5 क्वेश्चन है सप्लाई पे, ठीक है। सर इनके अच्छे आए हैं, पहले 10-11 क्वेश्चन थे पिछले में, सही होगी 10 आए हैं। चलूं मैं, टेस्ट आपने दे दिया, मैं हाँ दे दिया था, तो मैं लेट देता हूँ, आज 1 बजे दिया था मैंने, उन्होंने बना दिया। ठीक है, चलो यार, लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज। तो आप एक बार देखो, अगर अभिषेक जी मेरे को नहीं बोलते तो मैं थोड़ी ना आता, तो वो इनके लिए बनती है। ठीक है, तो सबको टेस्ट जो है ना आज ही कंप्लीट करना है, तो हम ना मार्किंग कर रहे हैं, सबकी लिस्ट बन गई है, कितने कितने मार्क्स सबके हैं वो हो गए, और सबने कब कब एग्जाम दिया ये भी लिस्ट है उसके अंदर, तो फिर उस हिसाब से जो है कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, एक दो चैप्टर क्लोज हो जाए तो उसके बाद, तो आज ही सबको बुक क्लोज करना है, ठीक है। आज बच्चे कम आए हैं सर।